नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। पिछले कुछ वर्षों से मैंने एक बात जरूर सीखी है कि जब भी हमारे सरकारी प्रतिनिधि कोई भी डेटा हमें बताएं या फिर मंत्री और खास करके मोदी सरकार के मंत्री जब भी आपको कुछ डेटा दिखाएं तो उसको एकदम से उस पर विश्वास मत करिए। उसको पहले समझिए ये बोल क्या रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत आप छानबीन कीजिए, इंटरनेट पर जाइए और फिर आप उसकी पूरी जानकारी लीजिए। क्योंकि जो डेटा आपको ज़्यादातर दिखाया जाता है वो पिक एंड चूज करके दिखाया जाता है, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं समटाइम्स इट्स टू गुड टू बी ट्रू। अब यूं तो 2014 के बाद सरकारी डेटा धीरे धीरे मिलने में मुश्किल होती जा रही है, इसलिए बहुत कुछ हमको विदेशी एजेंसियों पर अब निर्भर होना पड़ता है। क्योंकि जो सरकारी वेबसाइट्स थी जहां पे जैसे कि एनुअल रिपोर्ट छपती थी वो अब इतना सिस्टमैटिक नहीं रहा है। कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 2014 के बाद से एनुअल रिपोर्ट भी नहीं अपनी अपलोड की है। तो दो तीन साइट्स ही हैं जहां से हमको आजकल डेटा मिलता है। एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो रेगुलरली अपनी डेटा रिपोर्ट छापते रहते हैं, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ भी कुछ हद तक, क्योंकि इन्हें हर चीज़ रेगुलरली मॉनिटर करनी पड़ती है, तो यहाँ पर भी डेटा मिल जाता है। तो आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसा ही डेटा देखेंगे जो सरकारी सूत्रों की तरफ से हमें बताया गया। काफी बड़ा चढ़ाकर उस पर चर्चा भी हुई, उस पर ट्वीट्स भी हुए और मोदी जी की खूब तारीफ भी हुई। तो थोड़ा सा उसकी असलियत भी देखेंगे। अच्छा, ये डेटा मैं आपको दिखाने से पहले एक दो पॉइंट और बता दूं जो कि डेटा स्पेसिफिक है। जब कोई कहता है कि हमारी जीडीपी इतनी बढ़ गई है, इस साल में इतनी ट्रिलियन डॉलर, 5 ट्रिलियन डॉलर हम पहुंच जाएंगे, तो जीडीपी की एक इनहेरेंट क्वालिटी है कि अगर आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी। अगर आपकी जनसंख्या बढ़ रही है तो जीडीपी पर कैपिटा पर भी उसका असर पड़ेगा, वो घटेगी या बढ़ेगी। तो ये जीडीपी की एक अपनी खासियत है। तो इस पे ये रिपीट करते रहना कि हम 2047 में 10 ट्रिलियन हो जाएंगे, ये इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर आपको जीडीपी देखनी है तो रियल टर्म में, मैंने इस पर एक एपिसोड भी किया था, असली टर्म में कितनी हमारी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ी है वो देखिए। वो ही आपको अफेक्ट करेगी, उसी से आपके हालत सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। दूसरा एक चीज है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति हमारे यहाँ उसकी दर ज्यादा होती है तो कीमतें हर महीने बढ़ती रहती हैं, और कीमतें बढ़ेंगी तो सरकारी टैक्स में भी वृद्धि होगी। तो अगर हमारी इन्फ्लेशन रेट 6-7% है तो जीएसटी का बढ़ते रहना वो स्वाभाविक है। उधर जनसंख्या भी बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है और इधर इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो हर महीने ये कहना कि हमारा रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो भी उसमें कोई माने नहीं रखता है। हर चीज जो समय के साथ बढ़ती है वो तो रिकॉर्ड होता ही है। आपकी उम्र भी हर दिन एक रिकॉर्ड हाईएस्ट होती है। कल जितनी उम्र थी, आपकी उम्र थी, उससे आज एक दिन ज्यादा, यानी कि अब तक की सबसे ज्यादा उम्र आपकी आज ही है। सबसे पहले मैं इस खबर का जिक्र करूंगा। हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी पिछले 2-3 हफ्तों से ये लगातार बोले जा रहे हैं, देश में भी और विदेशों में भी, कि भारत का निर्यात $750 बिलियन पहुंच गया है। ऐसा हमने सन 2022 में ये अचीव किया, जो कि हमारी आज़ादी का 75वां साल था। और ये हमारे लिए जो माइलस्टोन है, ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हमने ये अचीव किया है। और फिर वो मोदी जी की तारीफ में बोलते हैं कि जो 5 प्रण मोदी जी ने लिए हैं भारत को 100वें साल तक, 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक पहुंचाने में सन 2047 में, ये उसी का हिस्सा है और उसी का एक ग्रोथ पैटर्न बनता जा रहा है।
अब डेटा तो एक लाइन का था और 4 लाइनों में उन्होंने मोदी जी की तारीफ कर दी। अब पीयूष गोयल जी ने केवल एक नंबर की बात की है, $750 बिलियन। अब ये अच्छा है, बुरा है, इसकी ग्रोथ क्या रही है, ये सब इससे पता नहीं चलता है। तो हमेशा जब ऐसा कोई नंबर केवल कोई एक मंत्री बोले तो उसका जरा आगे पीछे भी देख लिया करिए। अब इस चार्ट में भारत का जो एक्सपोर्ट्स है या निर्यात है, उसका डेटा मैंने दिखाया है सन 99 से। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो ये बात सही है कि $750 बिलियन आज तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स रहा है। लेकिन हमें हमेशा ये किसी चीज से कंपेयर करना चाहिए। एक्सपोर्ट्स हमेशा जीडीपी से कंपेयर किए जाते हैं कि कितना प्रतिशत जीडीपी आपका एक्सपोर्ट से आ रहा है, और अगर जीडीपी बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट्स भी उसी गति से बढ़ने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में हमारे एक्सपोर्ट्स 25% के आसपास पीक किए थे। उस समय हमारे एक्सपोर्ट्स की टोटल वैल्यू $468 बिलियन थी, लेकिन जीडीपी का प्रतिशत वो ज्यादा था। और मोदी जी के टाइम में अभी भी अगर आप $750 बिलियन भी ले लें तो ये केवल 23.6% जीडीपी का बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। शायद आपको याद होगा कि जब जीडीपी में एक्सपोर्ट्स की गिनती होती है तो नेट ऑफ एक्सपोर्ट्स होता है, यानी कि कितना माल हम बाहर भेजते हैं और कितना हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और जो नेट वैल्यू आती है वो जीडीपी में जोड़ी जाती है। और भारत के केस में आपको याद होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि हम इंपोर्ट्स ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट्स हम कम करते हैं। तो पीयूष गोयल जी के जो स्टेटमेंट में जो कैच है वो यहीं पर है कि हमारे एक्सपोर्ट्स की तो उन्होंने बात कर दी, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स की बात नहीं की। अब आप ये ग्राफ देखिए। ये ग्राफ है हमारे इंपोर्ट्स का 1999 से 2022 तक। इसमें अगर आप इधर ध्यान दें तो हमारे इंपोर्ट्स पिछले साल $892 बिलियन रहे थे, और हमारे एक्सपोर्ट्स जैसा मैंने कहा केवल $750 बिलियन था। तो लगभग $150 बिलियन का एक घाटा हुआ है, और ये घाटा भी हमारा बढ़ता ही जा रहा है 2020 से। अब इसको भी अगर आप एक जीडीपी का प्रतिशत देखेंगे तो मनमोहन सिंह के टाइम हमारे इंपोर्ट्स का जो प्रतिशत था जीडीपी का वो 31% के आसपास था पीक में 2012 में। और अभी हाल में मोदी जी के टाइम में पिछले साल ये 28% था हमारे जीडीपी का। तो जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं हमारे इंपोर्ट्स उससे ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। इससे हमें ट्रेड में घाटा वो बढ़ जाता है। मैं आपको एक लास्ट फिगर दिखाता हूं हमारे ट्रेड घाटे का। ये ग्राफ में मैं इंडिया का ट्रेड डेफिसिट दिखा रहा हूं, ये भी 1999 से 2022 तक है। मनमोहन सिंह में हालांकि 30% जीडीपी का हमारे आयात थे, लेकिन ट्रेड घाटा जो था उस समय 122 या $123 बिलियन ये मैक्सिमम रहा था। और पिछले साल हमारा ट्रेड घाटा था $142 बिलियन, $142 बिलियन। और ये भी एक रिकॉर्ड हाई है, आज तक हमें इतना घाटा कभी नहीं हुआ है। अब मैं एक और ग्राफिक्स की बात करूंगा। अभी हाल ही में पिछले हफ्ता 10 दिन में ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी, इसमें ट्वीट्स भी हुए थे और व्हाट्सएप पर भी ये काफी फॉरवर्ड की गई थी। इसको इस तरह से फॉरवर्ड किया गया था कि ये मोदी सरकार की एक बहुत ही भारी उपलब्धि है। इस ग्राफिक्स का सोर्स ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स BQ प्राइम है, जहां से लोगों ने इसे उठाया था। इसमें यह दिखाया गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि किस देश में रिसेशन आएगा 2023 में। सबसे ऊपर यूके है जिसमें पॉसिबिलिटी 75% है, फिर न्यूजीलैंड 70%, यूएस 65%, और इसी तरह हर देश का 1% दिया हुआ है।
भारत सबसे अंत में है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, यानी कि यहाँ पे रिसेशन आने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इस ग्राफिक्स का पहला ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि इस लिस्ट में भारत का नाम जोड़ा ही क्यों गया है। हमें तो बताया गया है कि हम अगले साल 6-7% से ग्रो करने वाले हैं, तो रिसेशन की बात ही नहीं होती है। तो जब आप उन देशों की बात कर रहे हैं जहां पे रिसेशन आने की एक प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें इंडिया का नाम तो जोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया तो उस डेटा सेट में आता ही नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या हमारी इकोनॉमी रिसेशन प्रोन है? आज से पहले कितनी बार भारत में रिसेशन आया है? चलिए एक ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। इस ग्राफ में मैंने दिखाया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 1961 से 2022 तक। सबसे पहले रिसेशन, ये जो लाल डॉट्स मैंने लगाई हैं, ये वो साल हैं जब रिसेशन आया था। सबसे पहले 1965 में एक बार आया था, उसके बाद 1972 में, फिर 1969 में, और उसके बाद 2020 में। रिसेशन का मतलब होता है कि जब हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है, यानी कि जीरो से कम, उस साल को हम बोलते हैं कि रिसेशन आ गया है। रिसेशन का कारण 1965 की लड़ाई था, उसके बाद 1971-72 में लड़ाई हुई, उसकी वजह से रिसेशन आया। हालांकि वो बहुत ही माइल्ड रिसेशन था। और उसके बाद 1979 में ये एक बहुत बड़ा रिसेशन था। हमारी इकोनॉमी करीब 6-7% नीचे चली गई थी। इसका कारण था ईरानियन रेवोल्यूशन, और उससे ग्लोबल ऑयल जो सप्लाईज थी वो डिसरप्ट हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, और उस वजह से भारत की ग्रोथ एकदम से नेगेटिव हो गई थी। और 2020 में तो आप जानते ही हैं कि उस समय कोरोना की वजह से यहाँ पर रिसेशन आया था। उसके अलावा इन 4 साल को छोड़ के पिछले करीब 60 सालों में कभी भी हिंदुस्तान में रिसेशन नहीं आया है। तो ये एक ऐसी पोस्ट बनाना थोड़ी बेतुकी सी बात है। ऐसी पोस्ट से भी आप बचकर रहिए, क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा पोस्ट होती है। इसमें कुछ भी डेटा डाल के और फिर तालियां बजाने को बोला जाता है। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका जिक्र मैं जब भी समय मिलेगा मैं करूंगा। जैसे कि अभी हाल ही में एक पोस्ट आया था कि मोदी जी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं। उनका कंपैरिजन दिया गया था अन्य वर्ल्ड लीडर से। लेकिन आपने शायद उसमें अंदर जाके ये नहीं देखा कि ये किसने पब्लिश की है, ये कब पब्लिश हुआ है, ये कब का डेटा है। सिर्फ वो एक ग्राफिक्स बना के और वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आगे मैं इसी सब्जेक्ट पर, इसी विषय पर 1-2 प्रोग्राम और करूंगा। एक प्रोग्राम जो मैं आगे करूंगा वो है महंगाई के ऊपर, कि अगर हमारी इकोनॉमी जैसा सरकार बताती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा है, तो फिर भी हमारा प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, हमारी इनकम कम होती जा रही है, और क्या आपके हालात पिछले 2-4 साल में सुधरे हैं या खराब हुए हैं? इस पर आप सोचिए, डेटा मैं लेके आऊंगा। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।